एक ऐसा पल आता है जिसके बारे में आपको कोई चेतावनी नहीं देता, न स्कूलों में, न थेरेपी में, न ही उस किसी किताब में जिसे आपने रात के 2 बजे इस उम्मीद में पढ़ा हो कि शायद जो आप महसूस कर रहे हैं उसका कोई मतलब निकल आए। यह बड्ढी खामोशी से आता है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी चेतावनी के। आप एक दिन जागते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसे होना चाहिए। नौकरी, दिनचर्या, लोग, योजनाएं, सब कुछ बरकरार, सब अपनी जगह पर, और फिर भी आपके अंदर कुछ पूरी तरह खामोश हो गया है। टूटा हुआ नहीं, उदास नहीं, किसी संकट में नहीं, बस खाली। एक ऐसे घर की तरह जहां सारा फर्नीचर अभी भी वही है, लेकिन अब उसके अंदर कोई रहता नहीं। और सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात, वह हिस्सा जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता, वह यह है कि आप इसे समझा नहीं सकते। न उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, न ही खुद को, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी बिखरा नहीं, कोई छोड़कर नहीं गया, कोई त्रासदी नहीं हुई, लेकिन आपके भीतर कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत जरूरी, कुछ ऐसा जो आपको जीवित, उपस्थित और अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस कराता था। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और बाहर चला गया, और आपको दरवाजा बंद होने की आवाज तक नहीं आई। तो आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, आप इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप खुद को और ज्यादा धकेलते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं, नई उत्तेजनाओं की तलाश करते हैं, खुद से कहते हैं कि यह बस एक दौर है, बस थकान है, बस एक बुरा हफ्ता है जो एक बुरे महीने में बदल गया है। आप उस उत्साह का प्रदर्शन करते हैं जो अब आप महसूस नहीं करते। आप तब मुस्कुराते हैं जब आपसे मुस्कुराने की उम्मीद की जाती है। आप तब उपस्थित होते हैं जब आपको होना चाहिए, और फिर भी इन सब के नीचे वह खामोशी बनी रहती है, वह दुखदाई, अकथनीय, डरावनी खामोशी। मैं चाहता हूं कि आप अभी, इसी पल, जहां से भी आप इसे देख रहे हैं, इस बात को सुने। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह कोई खराबी नहीं है, ये आलस्य नहीं है, ये कृतज्ञता नहीं है, ये सामने दिखता हुआ अवसाद, डिप्रेशन नहीं है, ये इन सभी लेबलों से कहीं अधिक गहरा है। और अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, अगर आप अगले कुछ मिनट वास्तव में सुनने के लिए खुद को देते हैं, तो आप जो समझने वाले हैं वह न केवल आपके भीतर हो रही हलचल को समझाएगा, बल्कि यह आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि यहां वह सवाल है जिसे पूछने का साहस लगभग किसी में नहीं होता। क्या होगा अगर यह खामोशी किसी चीज का अंत नहीं है? क्या होगा अगर यह एक शुरुआत है? क्या होगा अगर वह खालीपन जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, वह अलगाव जिससे आप LDDDH रहे हैं, वह अरुचि जिसे आप एक लक्षण मानकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा अगर यह सब वास्तव में आपके पूरे अस्तित्व द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बुद्धिमान संकेत है? क्या होगा अगर जिस चीज से आप LDDDH रहे हैं वही चीज आपको बचाने की कोशिश कर रही है? मुझे पता है कि अभी यह असंभव लग सकता है। मुझे पता है कि जब आप उस खामोशी के अंदर रह रहे होते हैं तो यह पवित्र महसूस नहीं होती, यह नुकसान जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कुछ गलत है जिसे आप पूरी तरह से नाम नहीं दे सकते। लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम साथ मिलकर जो कुछ भी खोजने जा रहे हैं, हम जिस भी परत को खोलने जा रहे हैं, वह एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जा रही है जिसमें आपके खुद को, अपने जीवन को और इस सटीक पल को समझने के तरीके को बदलने की ताकत है। अगर यह बातें अभी आपके दिल को छू रही हैं, अगर इन पहले शब्दों ने उस भावना को छुआ है जिसे आप कुछ समय से अकेले सह रहे हैं, तो अभी मेरे लिए एक छोटा सा काम करें। इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट छोड़कर मुझे बताएं कि आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं और आपके यहां अभी क्या समय हो रहा है। इसमें 5 सेकंड लगते हैं और यह मुझे बताता है कि मेरी बात आप तक पहुंची है। और फिर रुकिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वह हिस्सा है जो आपको कोई नहीं बताता और आप इसे सुनने के हकदार हैं। क्या होगा अगर जिसे आप अपनी समस्या कह रहे हैं वह वास्तव में आपकी रूह का सबसे सटीक जवाब है? यह कोई काव्यात्मक विचार नहीं है, यह आपको बेहतर महसूस कराने के लिए बनाया गया कोई दिलासा देने वाला ख्याल नहीं है। यह एक वास्तविक, प्रमाणित और गहरा मानवीय अनुभव है जिसे सदियों से संस्कृतियों में और हर उस परंपरा में देखा गया है
जिसने आंतरिक जीवन को गंभीरता से लिया है। और फिर भी लगभग कोई भी इसके बारे में इस तरह बात नहीं करता। इसके बजाय वे आपको एक नाम थमा देते हैं: बर्नआउट, डिप्रेशन, उद्देश्य की कमी, मिडलाइफ क्राइसिस। वे आपको उस एहसास के लिए एक नाम देते हैं जैसे कि नाम देना ही उसे समझना हो, जैसे किसी चीज पर शब्द लिख देने से उसे ढोने का बोझ खत्म हो जाता हो। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि ये नाम आप पर फिट नहीं बैठते, क्योंकि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह बीमारी जैसा महसूस नहीं होता, यह असफलता जैसा नहीं लगता, यह कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। और आपके किसी शांत कोने में जिसे आप कम ही देखते हैं, यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे आप यहां पहले भी आ चुके हों। शायद इस जीवन में नहीं, लेकिन आपके भीतर कहीं कुछ इस जगह को पहचानता है। आइए बात करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, रूपक नहीं, धार्मिक नहीं, गहराई से मनोवैज्ञानिक और पूरी तरह से वास्तविक। एक ताकत जो आपके चुनावों, आपकी जिज्ञासा, आपकी किसी चीज की ओर खींचे जाने की क्षमता को चलाती है। वह कच्ची ऊर्जा जो आपको तब आगे बढ़ाती है जब कुछ मायने रखता है, और तब पीछे खींचती है जब वह नहीं रखता। यह ताकत रैंडम नहीं है, यह बुद्धिमान है। यह उद्देश्य के साथ चलती है, भले ही आप उस उद्देश्य को वहां से न देख सकें जहां आप खड़ीडीडीएचे हैं। और यहां वह बात है जिसे इसके बारे में लगभग कोई नहीं समझता। यह ताकत वफादार है, लेकिन यह आपकी योजनाओं के प्रति वफादार नहीं है। यह आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा या आपके उस संस्करण के प्रति वफादार नहीं है जिसे बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी। यह केवल एक चीज के प्रति वफादार है, आपके वास्तविक स्वरूप के उभरने के प्रति। वह व्यक्ति जिसे आप अपने अस्तित्व के गहरे स्तर पर बनने में सक्षम हैं। और जब आप जो जीवन जी रहे हैं वह उस विकास की सेवा करना बंद कर देता है, तो वह ताकत पीछे हटने लगती है। पहले धीरे धीरे, इतनी धीरे कि आप शायद ही ध्यान दें। काम थोड़ा कम दिलचस्प लगने लगता है, बातचीत थोड़ी और खोखली लगने लगती है। जो लक्ष्य पहले आपको उत्साहित करते थे, वे अब महत्वाकांक्षा का मुखौटा पहने मजबूरी लगने लगते हैं। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि यह पीछे हटना अब धीमा नहीं है, यह पूरा हो चुका है। ऊर्जा बस चली गई है, और आप अपने ही जीवन के बीच में खाड़ीडीडीचे होकर खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं। अब यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पहली बद्धी गलती करते हैं। वे खालीपन को देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके साथ कुछ गलत है। वे अपनी तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो वे 6 महीने पहले, 2 साल पहले या 1 दशक पहले थे, और उस दूरी को नुकसान के रूप में मापते हैं। वे उत्साह की कमी को गिरावट के प्रमाण के रूप में देखते हैं। वे खामोशी को एक ऐसी समस्या के सबूत के रूप में मानते हैं जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है, और इसलिए वे इसे वापस लाने की कोशिश करने लगते हैं। वे जल्दी जागते हैं, बड़े लक्ष्य तय करते हैं। वे और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा मोटिवेशन देखते हैं। वे अपनी दिनचर्या को फिर से डिजाइन करते हैं। वे अपनी डायरी में खुद से वादे करते हैं जिन्हें वे 11 दिनों के बाद लिखना बंद कर देते हैं। और इसमें से कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गलत समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। जब एक नदी अपना रास्ता बदलती है तो वह इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके अंदर कुछ टूट गया है, वह इसलिए करती है क्योंकि जमीन बदल गई है, क्योंकि सतह के नीचे कुछ ऐसा था जो आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था, जिसने बहाव को मोद्दा दिया। नदी इससे लड्ढती नहीं है, वह वफादारी के खातिर अपने पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश नहीं करती, वह बस उस ओर बढ़ जाती है जहां उसे अब जाना है। आपकी ऊर्जा भी बिल्कुल वही कर रही है, वह गायब नहीं हुई है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने दिशा बदल ली है, जमीन के नीचे अदृश्य होकर उस चीज की ओर बढ़ते हुए जिसे आपका सचेत मन अभी तक नाम देने या देखने या समझने में सक्षम नहीं हुआ है। और जितना अधिक आप पुराने बहाव को वापस लाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप थका हुआ और खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आप केवल खामोशी से नहीं लड़ रहे हैं, आप उसके पीछे की बुद्धिमत्ता से लड़ रहे हैं। यहां एक ऐसी जिज्ञासा है जिसे आपको समझना चाहिए। मानव इतिहास में हर बड़ा बदलाव, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उससे पहले जो था
उसके प्रति गहरी अरुचि के दौर से गुजरा है। कलाकार अपने महानतम कार्य से पहले खालीपन, अलगाव और अपने पिछले काम में अर्थ न ढूंढ पाने की भावना का वर्णन करते हैं। नेता अपने परिभाषित क्षणों से पहले उन सब चीजों के लिए जुनून खो देने की बात करते हैं जिन्हें उन्होंने बनाया था। साधारण लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की कगार पर लगातार इसी भावना का वर्णन करते हैं। उत्साह नहीं, प्रेरणा नहीं, खामोशी, पीछे हटना, परिचित चीजों में रुचि का खत्म होना। यह ऐसा है जैसे रूह एक शून्य पैदा करती है जानबूझकर, क्योंकि कुछ नया उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता जो पहले से भरी हुई है। और अभी आपके अंदर एक जगह साफ की जा रही है, बिना सोचे समझे नहीं, लापरवाही से नहीं, बल्कि उस सटीकता के साथ जिसे देखकर आपकी सांसें रुक जाएं, अगर आप इसे बाहर से देख सकें। लेकिन यहां वह बात है जो इसे वास्तव में कठिन बनाती है, और यही वह हिस्सा है जिसका सामना यह बातचीत सीधे तौर पर करने वाली है। आपके आसपास की दुनिया वह नहीं देख सकती जो आपके अंदर हो रहा है, और क्योंकि वह इसे देख नहीं सकती, वह इसका इंतजार नहीं करेगी, वह इसका सम्मान नहीं करेगी, वह आपको इसे खिलने के लिए जगह नहीं देगी। जैसे ही आप खामोश होते हैं, आपके बाहर की हर चीज शोर मचाने लगती है, और उस टकराव में जो होता है आपकी आंतरिक खामोशी और दुनिया की शोर की मांग के बीच, वहीं यह कहानी वास्तव में खतरनाक हो जाती है। जैसे ही आप खामोश होते हैं, आपके आसपास की दुनिया शोर मचाने लगती है, रूपक के तौर पर नहीं, सचमुच। देखें कि क्या होता है जब अगली बार आप उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं। अगली बार जब आप अपनी सामान्य ऊर्जा के बिना, अपने उत्साह के बिना, अपने उस परिचित संस्करण के बिना सामने आते हैं जिससे आपके आसपास के सभी लोग सहज हो गए हैं। देखें कि कितनी जल्दी प्रतिक्रियाएं आती हैं। देखें कि कितनी जल्दी वे लोग जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपको वापस उसी पुराने रूप में खींचने के लिए सबसे ऊंची आवाज बन जाते हैं। तुम आजकल बदले बदले से लग रहे हो। क्या सब ठीक है? तुम खुद जैसे नहीं लग रहे। शायद तुम्हें बस अपनी दिनचर्या में वापस आने की जरूरत है। तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। क्या हुआ? जो हुआ है वह वे देख नहीं सकते, और क्योंकि वे इसे देख नहीं सकते, वे इसे केवल उपलब्ध ढांचे के माध्यम से समझते हैं। कुछ गलत है, कुछ ठीक करने की जरूरत है, किसी को दखल देने की जरूरत है। और यहीं पर दर्द होता है, क्योंकि ये आपके दुश्मन नहीं बोल रहे हैं। ये वे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। ये वे आवाजें हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। और जब वे लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं आपकी खामोशी को देखते हैं और उसमें एक समस्या पाते हैं, तो आपके अंदर कुछ यह सोचने लगता है कि शायद वे सही हैं। यही वह पल है जब आंतरिक वापसी एक आंतरिक युद्ध बन जाती है। आप पहले से ही इस बात का बोझ उठा रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर क्या हो रहा है, और अब आप इसके बारे में बाकी सभी के डर का बोझ भी उठा रहे हैं। उनकी चिंता आपकी चिंता बन जाती है, उनकी जल्दबाजी आपकी जल्दबाजी बन जाती है, और धीरे धीरे, लगभग बिना गौर किए, आप भीतर से आने वाले शांत संकेत को सुनना बंद कर देते हैं और बाहर से आने वाले शोर का जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप फिर से प्रदर्शन करने लगते हैं, आप फिर से नाटक करने लगते हैं, आप खुद का वह संस्करण पेश करने लगते हैं जिसे दुनिया पहचानती है और पुरस्कृत करती है। और कुछ समय के लिए यह लगभग काम भी करता है, लेकिन कुछ वापस नहीं आता, कुछ शांत ही रहता है, कुछ नाटक करने से इनकार कर देता है। इस पर विचार करें। आइडेंटिटी फोरक्लोजर नामक एक मनोवैज्ञानिक घटना है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति यह न जानने की असहजता का सामना करते हुए कि वह उस पल में कौन है, किसी नई पहचान को अपनाने या पुरानी पहचान पर लौटने की जल्दबाजी करता है, ताकि वह बीच की स्थिति की चिंता से बच सके। इसलिए नहीं कि नई पहचान सच है, इसलिए नहीं कि पुरानी अभी भी फिट बैठती है, बल्कि इसलिए क्योंकि मानव मन अनिश्चितता को इतना असहनीय पाता है कि कोई भी परिभाषा बिना किसी परिभाषा के बेहतर महसूस होती है। यह कमजोरी नहीं है, यह जीव विज्ञान है। मस्तिष्क को खुले लूप को सुलझाने, सवालों को बंद करने, आधार खोजने के लिए बनाया गया है। अस्पष्टता वही तनाव प्रतिक्रिया पैदा करती है जो शारीरिक खतरा पैदा करता है। आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन हूं और मैं खतरे में हूं के बीच फर्क नहीं करता। इसलिए जब दुनिया आपको सामान्य होने के लिए मजबूर करती है
और आपका अपना नर्वस सिस्टम समाधान के लिए चिल्ला रहा होता है, तो दबाव का विरोध करना लगभग असंभव हो जाता है। लगभग, क्योंकि शोर के नीचे, डर के नीचे, खुद की उम्मीदों सहित हर किसी की उम्मीदों के बोझ के नीचे वह संकेत अभी भी वही है, अभी भी शांत, अभी भी धैर्यवान, अभी भी आपके सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर होने का इंतजार कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं, या शायद जीवन के किसी अलग मोड़दा पर खुद के बारे में, जिसने एक ऐसे करियर को छोड़ डांट दिया जो बाहर से एकदम सही लग रहा था। एक स्थिर नौकरी, अच्छी आय, सामाजिक सम्मान, और उनके आसपास के सभी लोगों ने कहा कि यह एक गलती थी। सबने कहा कि वे कुछ कीमती चीज फेंक रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने तर्क से भी गहरे स्थान पर महसूस किया कि रुकने की कीमत उन्हें वह चुकानी पड़ेगी जिसे कोई वेतन पूरा नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग वह कदम कभी नहीं उठाते, इसलिए नहीं कि उनमें साहस की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहरी दुनिया का शोर अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को दबा देता है। वे खुद को समझा लेते हैं कि असहजता ही समस्या है, न कि बुलावा, और वे सालों, कभी कभी दशक एक ऐसे जीवन के अंदर बिता देते हैं जो उनके बारे में बाकी सभी की छवि में फिट बैठता है, लेकिन उनकी अपनी सच्चाई में नहीं। जंगल में गायब होने वाले नायकों की वे प्राचीन कहानियां वास्तव में इसी बारे में थीं। वे कोई काल्पनिक रोमांच नहीं थे, वे नक्शे थे, उन लोगों द्वारा बनाए गए नक्शे जो समझते थे कि एक इंसान की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह है जो बाहर से दिखाई नहीं दे सकती। वह जो आप कौन थे और आप कौन बन रहे हैं उसके बीच के स्थान में होती है। वह जिसके लिए आपको रुकने, पीछे हटने, कुछ समय के लिए अपरिचित बनने की आवश्यकता होती है, ताकि कुछ और वास्तविक अंततः सतह पर आ सके। दुनिया ने उन नायकों में से हर एक को रोकने की कोशिश की होगी, और वह आपको भी रोकने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि इसके बाद जो आने वाला है वह बहुत मायने रखता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं यहां रुकना चाहता हूं और आपको कुछ देना चाहता हूं। कोई कार्य नहीं, एक निमंत्रण। अगर आप जो सुन रहे हैं वह आपके अंदर कुछ वास्तविक छू रहा है, कुछ ऐसा जिसे आपने महसूस किया है लेकिन कभी शब्द नहीं मिले, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह वाक्य लिखें। इसे बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा यह है। मैं अपने असली स्वरूप को अपनाने के लिए पुराने को छोड़ देता हूं, इसलिए नहीं कि यह कोई अनुष्ठान है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे लिखने का कार्य, इसे सचेत रूप से और सार्वजनिक रूप से चुनने का कार्य अपने आप में उसी साहस का एक छोटा सा कृत्य है जिसकी इस प्रक्रिया को आवश्यकता है। इन शब्दों को अपना पहला कदम बनने दें, और अगर यह वीडियो आपको सही समय पर मिला है, अगर ऐसा लगता है कि यह तब आया जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसे शेयर करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य, कोई जो हाल ही में थोड़ा खामोश हो गया है और जिसे शायद यह जानने की जरूरत है कि उसकी खामोशी का मतलब है। केवल वे जो वास्तव में तैयार हैं, केवल चुने हुए लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी इस स्क्रीन पर कहीं बटन पर क्लिक करेंगे। इसे करें और वह सब प्राप्त करें जो उस चुनाव के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो आता है वह और भी गहरा जाता है। आपके अपने मनोविज्ञान के अंदर एक छिपा हुआ तंत्र है जो अब तक हमने चर्चा की है, उन सब के नीचे चुपचाप चल रहा है। किसी भी सामाजिक दबाव से अधिक व्यक्तिगत ताकत, किसी भी बाहरी आवाज से अधिक आत्मीय। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपके खुद को देखने का तरीका फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक पेडडीएच की कल्पना करें, छोटा नहीं, एक प्राचीन पेडडीएच, वह जो इतने समय से एक ही जगह खड़ा है कि लोगों ने उस पर गौर करना ही बंद कर दिया है। वे हर दिन बिना ऊपर देखे उसके पास से गुजरते हैं। वह पृष्ठभूमि का हिस्सा बन गया है, विश्वसनीय, स्थायी, मान लिया गया। दशकों तक इस पेडडीएच ने अपनी सारी जीवन शक्ति उन्हीं शाखाओं में भेजी। वे शाखाएं चौधी और मजबूत हुईं, उन्होंने फल दिए, उन्होंने छाया दी। वे वह सब बन गईं जिसके लिए पेडडीएच को जाना जाता था, और बाहर से सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा होना चाहिए। लेकिन जमीन के नीचे पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अदृश्य कुछ और हो रहा था। जड़-रीढ़ें हिल रही थीं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी अनुमति और बिना किसी घोषणा के वे नई मिट्टी में गहराई तक जा रही थीं।
नए इलाके की खोज कर रही थीं, पानी की ओर बढ़ रही थीं जो पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिशा में मौजूद था। और फिर एक मौसम, बिना किसी चेतावनी के उन बड्ढी परिचित शाखाओं को वह मिलना बंद हो गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लगा कि पेडेच मर रहा है। पत्तियां बदल गईं, फल आने बंद हो गए, छाया कम होने लगी। जो लोग सालों से उन शाखाओं के नीचे बैठे थे, उन्होंने चिंता और भ्रम के साथ ऊपर देखा। उनमें से कुछ ने मदद करने की कोशिश की। उन्होंने जडीएच में पानी डाला, उन्होंने मिट्टी में पोषक तत्व मिलाए, उन्होंने वह सब किया जो वे जानते थे। लेकिन इसमें से कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि समस्या सतह पर नहीं थी। हलचल उस स्तर पर हो रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। पेडेच मर नहीं रहा था, वह पुनर्वितरण कर रहा था। वह एक चुनाव कर रहा था, सचेत नहीं, बल्कि एक जैविक चुनाव जो उस जमीन के ऊपर खड़ी डीडीए है, किसी भी व्यक्ति की पहुंच या समझ से परे एक गहरी बुद्धिमत्ता से प्रेरित था। अब खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या होगा अगर आपके अंदर भी अभी बिल्कुल यही हो रहा है? आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा, वह शक्ति जिसने कभी कुछ चीजों को रोमांचक और आवश्यक और जीवित महसूस कराया था, चुपचाप दिशा बदल रही है। इसीलिए नहीं कि आप असफल रहे, इसलिए नहीं कि आपने गलत चुनाव किए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जो हैं उसकी जड़ीबूटियां एक नई दिशा में बढ़ रही हैं। और पुरानी शाखाएं, पुरानी भूमिकाएं, खुद की पुरानी परिभाषाएं अब बस वहां नहीं है जहां जीवन बह रहा है। यहां वह बात है जो इसे स्वीकार करना इतना कठिन बनाती है। अहंकार, ईगो, आपका वह हिस्सा जो आपकी हर भूमिका और हर पहचान से बना है, इस पुनर्वितरण को विकास के रूप में अनुभव नहीं करता। यह इसे मृत्यु के रूप में अनुभव करता है, क्योंकि ईगो के लिए शामिल होना ही सब कुछ है। ईगो जुड़ाव से बना था, पहचाने जाने से, अपने आसपास की चीजों के लिए अनिवार्य महसूस करने से। और जब ऊर्जा पीछे हटती है तो ईगो खामोशी को मिटा दिए जाने के रूप में समझता है, इसलिए वह घबरा जाता है। और घबराया हुआ ईगो मानव मनोविज्ञान में सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। ये स्थिर नहीं बैठता, ये हाथ पांव मारता है, ये पकड़ बेचता है, ये वहां जल्दबाजी पैदा करता है जहां स्थिरता होनी चाहिए। ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपको अभी कुछ करने, कुछ बदलने, कुछ ठीक करने, कुछ बनने की जरूरत है, क्योंकि विकल्प जो कि अज्ञात में बस इंतजार करना है, असहनीय लगता है। पिछली बार के बारे में सोचें, जब आपने खुद को उस चीज के बारे में उत्साहित महसूस करने के लिए मजबूर किया था जिसकी अब आपको परवाह नहीं थी। इसलिए नहीं कि आप बेईमान थे, बल्कि इसलिए क्योंकि परवाह न करने की घबराहट नाटक करने की थकान से अधिक डरावनी लग रही थी। आपने खुद को विश्वास दिलाया कि यदि आप पर्याप्त उत्साह दिखाएंगे तो वास्तविक भावना पीछे पीछे आ जाएगी, कि यदि आप प्रतिरोध के बावजूद खुद को धकेलेंगे तो प्रेरणा वापस आ जाएगी। क्या इसने काम किया? ज्यादातर लोगों के लिए यह नहीं करता, और इसका एक सटीक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप उस चीज की ओर ऊर्जा को मजबूर करते हैं जिसे आपका गहरा स्व पहले ही पूरा कर चुका है, तो आप लौ को दोबारा नहीं जला रहे होते हैं। आप उस ईंधन को जला रहे होते हैं जो कहीं और का है, जो पहले ही खत्म हो चुका है। उसे पुनर्जीवित करने के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं उसकी आपको वास्तविक कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा जिसे सिर्फ आराम करके वापस नहीं पाया जा सकता। यह एक विशिष्ट प्रकार की थकान पैदा करता है जिसे नींद ठीक नहीं करती, क्योंकि यह शारीरिक नहीं है। यह उस व्यक्ति की थकान है जो अपनी ही धारा के खिलाफ इतने समय से तैर रहा है कि वह भूल गया है कि तैरते रहने का एहसास कैसा होता है। और यहां वह हिस्सा है जो आपको लगभग कोई नहीं बताता। वह थकान इस बात का संकेत नहीं है कि आपको और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यह इस बात का संकेत है कि आप गलत दिशा में जोर लगा रहे हैं। धारा कभी आपकी दुश्मन नहीं थी, आपको कभी उससे लड़ीढेना नहीं था, आपको उसका अनुसरण करना था। तब भी जब, और विशेष रूप से तब जब आप देख नहीं पा रहे थे कि वह कहां जा रही है। गहन मनोविज्ञान, डेप्थ साइकोलॉजी में शैडो, परछाई नामक एक अवधारणा है। वह डरावना या बुरा संस्करण नहीं जिसे लोकप्रिय संस्कृति ने बना दिया है। वास्तविक शैडो उन सब चीजों का संग्रह जिन्हें आपने किनारे कर दिया, दफना दिया या कभी खुद को बनने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे उस पहचान में फिट नहीं बैठती थीं जिसे आप बना रहे थे। आपके वे हिस्से जो असुविधाजनक थे, असहज थे, या बस उस भूमिका के साथ असंगत थे जो आप निभा रहे थे।
शैडो के बारे में परेशान करने वाली सच्चाई यह है, जब आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह गायब नहीं होता, यह बरहता है चुपचाप अंधेरे में, और यह खुद को उन्हीं लक्षणों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर देता है जिन्हें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उदासीनता, अलगाव, यह अकथनीय एहसास कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह किसी और का है, यह कमजोरी के संकेत नहीं है, यह आपके दरवाजे पर शैडो की दस्तक है। वह बरहती जिद के साथ पूछ रहा है कि उसे भी इसमें शामिल किया जाए कि आप कौन हैं, और उस दरवाजे के पीछे वह नहीं है जिससे आप डरते हैं, वह और ज्यादा खालीपन नहीं है, वह और ज्यादा भ्रम नहीं है। उस दरवाजे के पीछे आपका वह हिस्सा है जिसे आपके द्वारा बनाए गए ढांचे के अंदर कभी रहने की अनुमति नहीं दी गई थी, वह हिस्सा जो आपके द्वारा निभाई गई किसी भी भूमिका की तुलना में अधिक ईमानदार, अधिक जीवित और अनिवार्य रूप से आप हैं। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए पहले कुछ दरकना होगा, कुछ ऐसा जिसे आप इतने लंबे समय से पहन रहे हैं कि आप वास्तव में भूल गए कि वह कभी आपका असली चेहरा नहीं था। एक खास पल होता है जिसे मानव परिवर्तन का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने हजारों केस स्टडीज में, संस्कृतियों में दर्ज मानव अनुभव की सदियों में पहचाना है। वे इसे दहलीज का क्षण, थ्रेशोल्ड मोमेंट कहते हैं। यह वह पल नहीं है जब आप बदलने का फैसला करते हैं, यह वह पल नहीं है जब आपको कोई नया उद्देश्य मिलता है या आप अपने भविष्य के बारे में अचानक स्पष्टता महसूस करते हैं। यह वह पल है जो उन सबसे पहले आता है, वह पल जब आप खुद को जो मानते थे उसका ढांचा बनाए रखना असंभव हो जाता है। कठिन नहीं, असंभव। और जो चीज इस पल को इतना विशिष्ट रूप से डरावना बनाती है वह यह है कि यह बिना किसी ड्रामे के आता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई स्पष्ट घटना नहीं जिसे आप इंगित कर सकें और कह सकें कि वहां सब कुछ बदल गया। बस एक शांत, रेंगती हुई, गहरी, परेशान करने वाली अनुभूति कि आईने से आपको वापस देख रहा व्यक्ति वह चेहरा पहने हुए है जिसे आपने बनाया था, वह नहीं जिसके साथ आप पैदा हुए थे। 12 देशों में किए गए एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि 30 से 55 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 70% वयस्क अपने जीवन में एक ऐसे दौर की रिपोर्ट करते हैं जो अपनी पहचान से गहरे अलगाव की विशेषता रखता है। अवसाद नहीं, चिंता नहीं, अलगाव। एक ऐसे जीवन के अंदर रहने का एहसास जो कागजों पर बिल्कुल सही दिखता है और व्यवहार में पूरी तरह से पराया महसूस होता है। 70%। यह कोई व्यक्तिगत संकट नहीं है, यह एक मानवीय पैटर्न है, एक ऐसा जिसके बारे में लगभग कोई भी खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि अनुभव स्वयं आसान स्पष्टीकरण का विरोध करता है। इसीलिए लोग इसे अकेले ढोते हैं, और इसे अकेले ढोना ही वह जगह है जहां खतरा रहता है। एक ऐसी महिला के बारे में सोचें जिसने 15 साल उस क्षेत्र में करियर बनाने में बिताए जिसे उसने 22 साल की उम्र में चुना था। वह इसमें अच्छी थी, वास्तव में अच्छी। उसने अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान कमाया, उसने हर मील का पत्थर हासिल किया, बाहरी सफलता की हर दहलीज को पार किया जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वह उसे पूर्ण महसूस कराएगी। और फिर एक सुबह अपने डेस्क पर बैठकर भरे हुए कैलेंडर और अपने आसपास व्यवस्थित एक सफल जीवन के साथ उसने बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं किया। उदासी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने खुद से कहा कि यह थकान है, फिर उसने खुद से कहा कि यह तनाव है, फिर उसने खुद से कहा कि वयस्क जीवन बस ऐसा ही महसूस होता है, और वह ज्यादा उम्मीद करने के मामले में नादान थी। उसने 2 और सालों तक खुद को धकेला, खोखला महसूस करते हुए भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती रही, जब तक कि वह प्रदर्शन शारीरिक रूप से असहनीय नहीं हो गया। वह जो अनुभव कर रही थी वह चिकित्सकीय अर्थ में बर्नआउट नहीं था, यह कुछ पुराना और अधिक मौलिक था। उसने 22 साल की उम्र में जो पहचान बनाई थी वह अपनी प्राकृतिक सीमा तक पहुंच गई थी। वह उसे बिल्कुल वहीं तक ले गई थी जहां तक उसे ले जाने के लिए बनाया गया था, और अब उसके विकास की सेवा करने के बजाय वह उसे कैद कर रही थी। ढांचा एक पिंजरा बन गया था और सलाखें उसकी अपनी उपलब्धियों से बनी थीं। यहां वह अप्रत्याशित तथ्य है जो इस अनुभव को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह बदल देता है। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में पहचान के नुकसान को सामाजिक या भावनात्मक घटना के रूप में अनुभव नहीं करता है, यह इसे शारीरिक दर्द के रूप में प्रोसेस करता है। जब आपकी हड्डी टूटती है
तो वही तंत्रिका पथ, न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो तब होते हैं जब आपकी आत्म अवधारणा का एक मुख्य हिस्सा खतरे में होता है या घुल जाता है। यह काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह मापने योग्य, देखने योग्य मस्तिष्क गतिविधि है, जिसका अर्थ है कि जब आपकी पहचान दरकने लगती है तो आप जो महसूस करते हैं वह कमजोरी या अति संवेदनशीलता नहीं है, यह दर्द है, वास्तविक न्यूरोलॉजिकल वैध दर्द। और आप इसके साथ घूम रहे हैं, खुद से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, बिना यह स्वीकार किए कि आप जो ढो रहे हैं वह उसी करुणा का हकदार है जो आप किसी वास्तविक घाव को देते। लेकिन यहीं से कहानी मुद्दती है, क्योंकि दर्द अपने सबसे बुद्धिमान रूप में अंत नहीं है, यह एक संकेत है। और पहचान के घुलने से जो संकेत मिल रहा है वह यह नहीं है कि तुम बिखर रहे हो, वह यह है कि तुम इस बर्तन से बड्ढे हो गए हो। प्राचीन संस्कृतियों ने इस पल के इर्द गिर्द पूरे समारोह बनाए थे। मूल अमेरिकी परंपराओं में हजारों सालों से उपयोग किया जाने वाला विजन क्वेस्ट का अभ्यास विशेष रूप से इसी विघटन को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था। एक युवा व्यक्ति समुदाय छोड़ देता, अकेले जंगल में प्रवेश करता, बिना भोजन के, बिना किसी भटकाव के, बिना उन सामाजिक भूमिकाओं और उम्मीदों के जिन्होंने उसे समूह के अंदर परिभाषित किया था। वे यह न जानने की असहजता में बैठते कि उस ढांचे के बाहर वे कौन हैं, और वे इंतजार करते, जवाब के लिए नहीं, एक ऐसी सच्चाई के लिए जो केवल शोर की अनुपस्थिति में ही उभर सकती थी। इन अनुष्ठानों को डिजाइन करने वाले बुजुर्गों ने आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा के बिना लेकिन गहरे मानवीय अवलोकन की सटीकता के साथ यह समझा था, पहचान तब नहीं बढ़ाती जब उसका प्रदर्शन किया जा रहा हो, यह प्रदर्शनों के बीच की खामोशी में बढ़ाती है। और आप अभी उसी खामोशी में हैं। आपके पुराने स्व की परिचित दीवारें अभी भी खद्दी हैं, लेकिन नींव में कुछ खिसक गया है। दिनचर्या अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उनमें पहले जैसा वजन नहीं है। भूमिकाएं अभी भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उन्हें पहनना अब अलग लगता है, भारी, कम स्वाभाविक। उन कपडिहों की तरह जो 2 साल पहले बिल्कुल फिट बैठते थे और अब गलत जगहों पर खींचते हैं। यह कोई खराबी नहीं है, यह आपके आंतरिक जीवन द्वारा की गई अब तक की सबसे सटीक चीज है, क्योंकि मुखौटा दरक रहा है, रैंडम तरीके से नहीं, विनाशकारी तरीके से नहीं, उद्देश्यपूर्ण तरीके से, उन सटीक दरारों को पैदा करते हुए जिनकी आवश्यकता उस चीज के लिए है जो सालों से आपके अंदर दबी हुई है, ताकि वह अंततः सतह तक अपना रास्ता खोज सके। और उस दरार के दूसरी तरफ जो इंतजार कर रहा है वह अराजकता नहीं है, वह चीज है जो आपके द्वारा निभाई गई हर भूमिका के नीचे की जगह में सांस लेती है। आपकी महत्वाकांक्षाओं से भी पुरानी कोई चीज, कुछ ऐसा जो कभी किसी और की मंजूरी के लिए नहीं बनाया गया था, कुछ ऐसा जो असाधारण धैर्य के साथ ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जब यह अंततः सतह पर आएगा तो यह उस हर चीज को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देगा जो आपने सोचा था कि आप अपने बारे में समझते हैं। दार्शनिक रेनर मारिया रिल्के ने एक बार एक युवा कवि को पत्र लिखा था जो अपने जीवन के बारे में जवाब पाने के लिए बेताब था, और उसे समाधान देने के बजाय रिल्के ने कुछ ऐसा कहा जो मानव खोज की 1 सदी से भी अधिक समय के बाद आज भी गूंजता है। सवालों को अब जिएं, शायद तब भविष्य में कभी आप धीरे धीरे बिना गौर किए उन जवाबों को जीने लगेंगे। सवालों को जिएं, उन्हें सुलझाएं नहीं, उनसे भागे नहीं, उन्हें और शोर और व्यस्त शेड्यूल से न बदलें, उन्हें जिएं, उनके अंदर बैठें, उन्हें खुद को अंदर से बाहर तक नया आकार देने दें। यह कोई निष्क्रिय सलाह नहीं है, यह शायद अब तक का सबसे कठिन निर्देश है जो एक इंसान को मिल सकता है, क्योंकि हमें खुले सवालों के साथ जीना नहीं सिखाया गया, हमें उन्हें बंद करना सिखाया गया। ठीक करना, फैसला करना, आगे बढ़ना, परिणाम देना। स्थिरता को कभी हमारे सामने साहस के रूप में पेश नहीं किया गया, लेकिन यह है, वास्तव में यह अस्तित्व में मौजूद साहस का सबसे दुर्लभ रूप हो सकता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने गौर किया कि मानव अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या हम जो जीवन जी रहे हैं वह वास्तव में हमारा है।
वह जीवन नहीं जो हमें उम्मीदों, परंपराओं या डर से थमाया गया था, बल्कि हमारा अपना, चुना हुआ, बसा हुआ, असली और दर्दनाक, सुंदर, अपरिहार्य सच्चाई यह है। आप शोर के अंदर रहकर उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप इसका जवाब केवल उसी खामोशी के अंदर से दे सकते हैं जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यवहार में यह वास्तव में कैसा दिखता है? थ्योरी के रूप में नहीं, एक जीवित, सांस लेते हुए दैनिक संकल्प के रूप में। पहला कदम सबसे सरल और सबसे कठिन है। खामोशी को एक समस्या मानना बंद करें। हर सुबह अपने फोन तक पहुंचने से पहले, जगह को आवाज या काम या मजबूरी से भरने से पहले 5 मिनट बिना किसी चीज के बैठें। औपचारिक अर्थों में ध्यान, मेडिटेशन नहीं, बस उपस्थिति। बस आप, बिना प्रदर्शन के, बिना भूमिका के, दिन के मुखौटे के, बिना असहजता को तुरंत हल करने की कोशिश किए, बिना उसे रहने दें। यह बर्बाद समय नहीं है, यह पूरे दिन में आपके द्वारा की जाने वाली सबसे ईमानदार बातचीत है। दूसरा कदम अलग सवाल पूछना शुरू करना है। मैं अपनी प्रेरणा वापस कैसे पाऊं? नहीं, बल्कि यह पीछे हटना मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? मेरे साथ क्या गलत है? नहीं, बल्कि मुझ में क्या पूरा हो चुका है? आपके आंतरिक जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से उन सवालों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है जो आप उसके अंदर पूछते हैं। सवाल को बदलें और पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तीसरा कदम वह है जिसका ज्यादातर लोग सबसे कड़ीडीढ़ा विरोध करते हैं। किसी चीज को तुरंत बदले बिना उसे खत्म होने दें। जब कोई भूमिका अब फिट नहीं बैठती, जब कोई रिश्ता अपने प्राकृतिक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, जब कोई महत्वाकांक्षा अब आपकी ऊर्जा को नहीं ढोती, तो उस स्थान को तुरंत भरने की इच्छा का विरोध करें। रोमन दार्शनिक सेनेका ने लिखा था कि हम हकीकत से ज्यादा कल्पना में दुखी होते हैं। खाली जगह का डर लगभग हमेशा उस जगह से ही बुरा होता है, और उस जगह के अंदर यदि आप इसे सहन कर सकें तो वहीं आपकी अगली सच्चाई बन रही है। चौथा कदम शायद सबसे क्रांतिकारी है। छोटी छोटी जगहों पर सच बोलना शुरू करें। बद्धी घोषणाएं नहीं, नाटकीय बदलाव नहीं, छोटी शांत दैनिक ईमानदारी। वह मीटिंग जहां आप निश्चितता का नाटक करने के बजाय मुझे नहीं पता कहते हैं। वह बातचीत जहां आप स्वीकार करते हैं कि आप बदल गए हैं, बजाय इसके कि आप निरंतरता का नाटक करें। वह पल जहां आप किसी छोटी चीज में भी मंजूरी के बजाय प्रामाणिकता को चुनते हैं। सच के ये छोटे कार्य महत्वहीन नहीं हैं, वे ही अभ्यास हैं। वे उस बद्धी ईमानदारी के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड हैं जो उभरने का इंतजार कर रही है। दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने अपना पूरा जीवन एक ही विचार को 1000 अलग अलग रूपों में लिखने में बिताया। वह विचार कि सबसे डरावना और सबसे आवश्यक कार्य जो एक इंसान कर सकता है वह है पूरी तरह से और बिना किसी माफी के स्वयं बनना। उन्होंने इसे छलांग, दिलीप, कहा। केवल धार्मिक अर्थों में विश्वास की छलांग नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की वास्तविकता में एक छलांग। भीड़ से दूर, दूसरे लोगों की उम्मीदों के आईने से दूर, आप वास्तव में जो हैं उसकी कच्ची, बिना बचाव वाली सच्चाई में। वह छलांग एक ही नाटकीय क्षण में नहीं लगती, यह धीरे धीरे इकट्ठा होती है। शोर के ऊपर संकेत का सम्मान करने के हर छोटे चुनाव में, खुद के उस संस्करण को निभाने से हर शांत इनकार में जो अब आपके अंदर नहीं रहता। हर उस सुबह में जब आप खामोशी में इतनी देर तक बैठते हैं कि कुछ वास्तविक सुन सकें। आपने बहुत समय वह बनने में